ओके, सो प्रीवियसली हमने वेव टॉपिक में काफी कुछ कवर कर दिया था। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आया था वेव को लेके कि थोड़ी सी वेव में चीजें क्लियर कर लेते हैं। लास्ट का पार्ट क्लियर नहीं हुआ सभी लोगों को, ये ग्राफ ड्रॉ करने वाला। ठीक है, ये वाला ग्राफ सबको उतना क्लियर हुआ नहीं कि क्या करना रहता है। वैसे मैंने फाइनल बता दिया था कि अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो बहुत ही सिंपल वे आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जिन लोगों को समझ में आ गया अच्छी बात है, अदरवाइज मैं इनको ड्रॉ करने का और सिंपलर वे आपको समझा देता हूँ कि पहला पार्ट क्या है। पहला पार्ट मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट स्टेप विदाउट फेस के ड्रॉ करेंगे। क्या आप ड्रॉ कर लो यार, तो ये तो यार आप ड्रॉ कर लोगे ना, मतलब ये मतलब 4 ग्राफ ड्रॉ करने आने चाहिए, साइन कॉस माइनस कॉस, क्लियर ना। इनमें किसी को कोई डाउट, कौन सा ग्राफ कैसा दिखेगा। अब पॉइंट ये है कि फाई को इंट्रोड्यूस करना है, तो फाई को इंट्रोड्यूस करते हैं विद सम लॉजिक। कैसे चेक करते हैं कि एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर वो फाई क्या कर रहा है, क्या वैल्यू होगी वहां पर, उसके अकॉर्डिंग अपन वहां पर वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू यही चीज आज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। मतलब पहले चीजों को फिर से लिख लेते हैं, मैं फिर से लिख लेता हूँ। क्या, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, पहले हमें 4 ग्राफ बनाने आने चाहिए। सो एट एनी इंस्टेंट टू ड्रॉ द ग्राफ, टू ड्रॉ द ग्राफ, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए बताएं, कैसा दिखना चाहिए इक्वेशन। हमेशा इक्वेशन दिखनी चाहिए y इज इक्वल टू सम a साइन, कुछ भी हो सकता है बट क्या पहले आना चाहिए, kx। याद है क्या पहले आना चाहिए, kx। ये पॉइंट याद रहेगा माइंड में। हाँ सर। हाँ, कल भी मैंने ये पॉइंट बताया कि सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, kx फर्स्ट होनी चाहिए। अगर आपको स्पीड डायरेक्शन कुछ भी बतानी चाहिए है, क्या होनी चाहिए, kx शुड बी फर्स्ट। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या करना है आपको, साइन कॉस के ग्राफ बनाने आने चाहिए। तो मैं बना देता हूँ यार ग्राफ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा ग्राफ बनाएंगे जब क्या होगा आपका, साइन। साइन। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा का। दूसरा, अगर माइनस साइन थीटा है तब नीचे से जाएगा। नीचे अपोजिट। यार ये समझ आ रहा है ना सबको, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ये बहुत बार बता चुके हैं साइन कॉस का। हाँ, तो पहला स्टेप हमें ये माइंड में होना चाहिए कि हमें साइन कॉस के ग्राफ बनाने आने चाहिए। तो मैं फॉर 1 साइकिल बना रहा हूँ, आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आगे एक्सटेंड है तो ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाना कि क्या गड़बड़ है। ये बन गया किसका, अपना कॉस थीटा का। ये हो गया अपना माइनस कॉस थीटा। कोई डाउट है किसी को इसमें? नो सर। ओके, सर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप देखना। कल के क्वेश्चन से पहले समझा देता हूँ और उसका शॉर्ट ट्रिक समझा देता हूँ। ठीक है, सो कल के क्वेश्चन में था यार y इज इक्वल टू ए से, चलो उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो यार क्वेश्चन था कल ये। ठीक, तो 2 ट्रिक है यार यहाँ पर। एक तो है क्या समझाया, जज कर लो। क्या कर लो, जज कर लो वैल्यूज को। वैल्यूज को जज करना मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या रखो, t रख दो 0, x रख दो 0, तो वैल्यू कितनी आई फाई की, π/3। π/3। तो क्या बाहर प्लस है या माइनस है, प्लस है। सो y की वैल्यू आनी चाहिए प्लस a साइन π/3, मतलब 60 डिग्री, मतलब कि प्लस की साइन 60 डिग्री। तो अब कोई सा भी ग्राफ हो आपको प्लस साइन 60 डिग्री वहां पर लाना है। तो अब देखना क्या क्या वेरिएशन आएगा। अगर ग्राफ ऐसा होता
और आपको प्लस 60 डिग्री लाना है। तो इसका मतलब अगर आपने इस ग्राफ को आगे बढ़ाया तो क्या प्लस का 60 डिग्री आएगा? माइनस का आएगा। माइनस का आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या पैटर्न होगा? आपको पीछे की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो एक्चुअल ग्राफ इसका क्या बनेगा? ये ग्राफ बनेगा। समझा या नहीं? हाँ सर। बताओ भाई, क्लियर ना सबको? Yes. हाँ। और अगर ग्राफ ये वाला है और फिर हमें उसमें ये ऐड करना है, 60 प्लस लेना है, तो सेम चीज कि अगर अब आपने पीछे किया तो ये वाली वैल्यू आगे आ जाएगी ना। सो इसका मतलब क्या होगा? हमने ये वाला पार्ट पिक किया। ये समझा या नहीं? प्लस का 60 डिग्री कैसे एडजस्ट करेंगे फॉर Yes. बोथ टाइप ऑफ ग्राफ्स? क्लियर ना? Yes. ठीक है, तो एक तो कॉमन वैल्यू है, क्या करो, जीरो वगैरह रख लो। एक क्या है, इसे kx वाले फॉर्मेट में लिख लो। और बहुत ही सिंपल आइडिया है कि अगर प्लस फाइव है तो शिफ्टिंग पीछे की तरफ होगी, और अगर माइनस फाइव है तो आगे की तरफ होगी। तो इसे कन्वर्ट करके देख लेते हैं। चलो, kx करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें माइनस बाहर लेना पड़ेगा। सो हमने माइनस कॉमन ले लिया। 10 साइन क्या बन गया ये? 5πx माइनस ओमेगा टी माइनस π/3। ये बना या नहीं? हाँ सर। ये हमारा kx वाले फॉर्मेट में हो गया एक्चुअल थीटा। और फाई यहाँ पर कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव है। क्लियर? तो इसका मतलब शिफ्टिंग किस तरफ करेंगे? फॉरवर्ड। पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो दोनों चीजें समझ आ गई यार। ठीक है। अच्छा, मेरे से पूछोगे कि मैं क्या प्रेफर करता हूँ? क्या लगता है मैं क्या प्रेफर करता हूँ? एक्स को पॉजिटिव बना। नहीं, ये वाला नहीं, मैं तो जीरो रख के ही बेस्ट समझता हूँ। क्योंकि समझ में आ जाता है यार कि लेफ्ट शिफ्ट करना है या राइट, मतलब अगर वहां पर पॉजिटिव वैल्यू लानी है या नेगेटिव वैल्यू। बट कोई बात नहीं, मैं दोनों चीजें यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले लिखा, फॉर इनिशियल फेज डिफरेंस, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू ड्रॉ इनिशियल फेज डिफरेंस। सो टू ड्रॉ इनिशियल फेज डिफरेंस, अगर हमें ये ड्रॉ करना है तो हमें दो मेथड यूज करने हैं। पहला मेथड, व्हेन इट्स रिटन इन द एक्चुअल फॉर्मेट। मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि कैसे लिखा हुआ है। y इज इक्वल टू लिखा हुआ है a साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है अगर। और इस चीज को मैं क्या मान ले रहा हूँ? इसको मैं बोल दे रहा हूँ क्या? थीटा। इसे क्या बोल दे रहा हूँ? थीटा। तो सिंपल सी बात है, अगर दो चीजें हैं यहाँ पर, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर दो पार्ट है। अगर है हमारा y a साइन थीटा प्लस फाई, सो नेगेटिव की तरफ शिफ्टिंग करेंगे। और y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस फाई है तो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करेंगे। सो ये चीज यहाँ से देखनी है। अगर प्लस फाई है, सो ये साइन बता रहा है कि शिफ्ट टुवर्ड्स नेगेटिव। नेगेटिव। और अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब मैं कैसे जज करता हूँ? मैं ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव याद नहीं रखता हूँ, मैं याद रखता हूँ। और ये मेथड क्या, एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, थीटा भी क्या रहेगा? 0। सो इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन क्या आने वाला है? यहाँ पर फंक्शन आएगा y इज इक्वल टू a साइन फाई। क्लियर? अगर मैं यही चीज दूसरे तरफ पे रख दूं, सेम सिनेरियो, तो क्या आएगा वैल्यू? माइनस ए साइन। यस। सो एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा 0 है, y इज इक्वल टू आएगा माइनस फाइव, सो माइनस ए साइन फाइव। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने यहाँ पर साइन का ग्राफ बनाया, यहाँ पर साइन का ग्राफ बनाया, अब आपको जो इनिशियल फेज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो यार अगर आपने आगे शिफ्ट कर दिया ग्राफ,
तो ये वैल्यू यहाँ नेगेटिव आ जाएगी ना। समझ आया क्या आइडिया? गलत हो गया ना ये। इसका मतलब पॉजिटिव लाने के लिए ग्राफ कहाँ शिफ्ट करना है? बैकवर्ड। बैकवर्ड। तो क्लियरिटी है या नहीं? मतलब चाहे आप शिफ्ट से लर्न कर लो या फिर आप वैल्यू 0 रख के। क्लियर ना? हाँ सर। हाँ तो ठीक है, मुझे लगता है अभी ग्राफ इंटरप्रेट करने में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये अपना हो गया साइन, ठीक है, और इसे अभी अपन शिफ्टिंग कर लेंगे। सो एज पर द क्वेश्चन हमें किस तरफ शिफ्ट करना है? नेगेटिव, जिससे इसकी इनिशियल वैल्यू क्या आ जाए? पॉजिटिव। तो जब शिफ्टिंग करेंगे नेगेटिव की तरफ तो कुछ ऐसा हो जाएगा ग्राफ। समझा? तो ये एक्चुअल ग्राफ होगा। ये उतनी वैल्यू 30 डिग्री या 60 डिग्री या जो भी फाई होगी वो वैल्यू वहां से हट जाएगी। क्लियर ना? सर हाँ पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही फंक्शन आया था ना, a sin phi, तो हमने ग्राफ नीचे से क्यों शुरू किया था उस टाइम? है, उसमें माइनस कॉमन आता है। उसमें ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा था, माइनस कॉमन लिया था ना। अरे देखो अभी तो दिखाया ना, माइनस कॉमन लिया था ना, तभी तो क्लियर हुआ था कि माइनस साइन थीटा आने वाला है। वो तो दूसरे मेथड के लिए बोले ना, जब x को पॉजिटिव करेंगे। अरे कोई सा भी हो, कोई सा भी ग्राफ ड्रॉ करना है, पहले क्या करेंगे? x को पॉजिटिव। हाँ के एक्स लेके आएंगे। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको स्पीड निकालनी है, आपको याद है ना स्टार्टिंग में मैंने पूछा था कि कुछ बुक्स में माइनस बी बाई ए दे देता है, बट मुझे पसंद नहीं है माइनस बी बाई ए। तो रीजन ये रहता है कि माइनस बी बाई ए किसी भी सिचुएशन में लगा सकते हो आप। ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स लिखा है, ऐसे भी लगा सकते हो, बट उससे फिर हैबिट गड़बड़ हो जाएगी ना आपकी। जबकि हमें सारे पार्ट में ए एक्स को कहाँ रखना पड़ता है? पहले रखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ठीक है। तो ये अपना हो गया यार ये। सो ये ग्राफ हो गया, मतलब ठीक है, समझ आ गया ना यार ये ग्राफ्स कैसे चल रहे हैं? हाँ सर। हाँ तो इस पे जब आप शीट मैंने अपलोड कर दी है, मैं ग्रुप पे लिंक भी डाल देता हूँ। तो अभी प्लस साइन वाला ग्राफ है, तो प्लस साइन के अकॉर्डिंग बाकी आप समझ गए, शिफ्टिंग समझ गए, ग्राफ समझ गए। हाँ नहीं, जब माइनस साइन रहेगा तो फिर ये वाले ग्राफ में शिफ्टिंग वगैरह लगाएंगे। ओके फिर यहाँ पे माइनस नहीं, ये माइनस फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है ये, माइनस शिफ्टिंग के लिए है। जब सब कुछ 0 रख दोगे, ये फंक्शन नहीं है, ये एक फिक्स वैल्यू है। माइनस ये फिक्स वैल्यू है। वही मैं बता रहा हूँ कि अब आपको शिफ्टिंग इस तरह करनी है कि t0 पर वैल्यू कैसी आए? फिक्स्ड नेगेटिव वैल्यू आ जाए। ओके हाँ, सो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, ये वाला है। ओके समझ आया? वो फंक्शन नहीं है, वो हमने वैल्यू रखने के बाद है बचा है। फंक्शन वो सिंपल साइन का है था। ओके आई गेस ये क्लियर है कि ये इनिशियल वैल्यू है। दिस मींस a sin phi। हाँ सर तो फिर उल्टा फंक्शन कब आएगा, मतलब उल्टा ग्राफ साइन का? अरे भाई ये लो भाई, आ गया उल्टा ग्राफ। दिखा कि नहीं? दिखा कि नहीं? इसमें उल्टा आएगा। ठीक है सर। माइनस कॉमन लोगे क्योंकि के एक्स को पहले लेके आना है, तो माइनस पूरे में बाहर आ जाएगा हमारे पास। समझे क्या? तो एक्चुअल में ये जो प्लस 5 दिख रहा है वो प्लस 5 नहीं है। जब आप पूरा देखोगे इसे तो ये आपको ये फिगर दिखने वाला है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, ड्यू टू दिस बाहर एक नेगेटिव आ गया परमानेंट। सो बेसिकली पहला स्टेप है कि मुझे ग्राफ माइनस साइन का ड्रॉ करना है, फिर इस फेज को एडजस्ट करना है वहां पर।
ओके हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें हो गई यार हमारी, काफी आप समझ गए चीजों को। अभी देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अभी तक हम वेव स्पीड की बात कर रहे हैं, वेव स्पीड। हम बात कर रहे हैं कि यार वेव आगे कैसे जा रही है। अच्छा, एक और मिसकॉन्सेप्शन रहता है चीजों को लेके कि ये वेव आगे मूव हो रही है सपोज, ठीक, तो सबसे पहले तो एक बात दिमाग में रख दो कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है कि आप ये देख रहे हो कि इट इज लाइक कि ये कोई चीज ऐसे आगे जा रहा है। ऐसा ऐसा कुछ भी थॉट मत दिया करो। ये समझो कि ये जो वेव मैंने बनाई है ये एट एनी टाइम टी है। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी टाइम आप बढ़ाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब कुछ आपको रैंडम सा देखने को मिले। ऐसा देखने को मिलेगा कि ये पूरी वेव आगे जा रही है। मतलब आपको हमेशा एट एनी टाइम समझना है कि वेव हर तरफ एग्जिस्ट कर रही है, वेव हर तरफ एग्जिस्ट कर रही है। अगर आपने थोड़ा टाइम बाद देखा तो वेव ऐसे दिखेगी। सो बेसिकली ये जो हम ग्राफ बनाते हैं ये एट एनी टाइम टी होता है। थोड़ी देर बाद देखोगे तो और वेव आगे आ जाएगी। समझ आया कि नहीं आ रही है? सो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा फिगर करेक्ट है। तो भाई सारे करेक्ट हैं। आप थोड़ी देर पहले देखोगे तो ये ब्लू वाला फिगर करेक्ट है। आप थोड़े टाइम बाद देखोगे, लेट्स से ओमेगा टी की वैल्यू 30 डिग्री है, मतलब t/6 बाद देखोगे तो मे बी आपको ग्रीन वाला ग्राफ दिखेगा। अब आप t/4 बाद देखोगे तो कौन सा वाला ग्राफ दिखेगा? रेड वाला ग्राफ। समझ आया ना? यस सर। तो ये सारे वैसे ही ग्राफ है कि पहला वाला साइन का ग्राफ है, फिर आपने 90 बढ़ा दिया तो वही ग्राफ कॉस जैसा दिखेगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ड्यू टू दीज वेव्स हमें ये देखने की जरूरत है कि मीडियम के पार्टिकल क्या कर रहे होंगे। क्या मीडियम के पार्टिकल की स्पीड वेव की स्पीड जैसे होगी क्या? नहीं, बिल्कुल अलग होगा। सो यहाँ पर हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वेलोसिटी ऑफ, और मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि वेव की हमने चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डिस्कस करेंगे। मतलब ऑफ कोर्स सबसे पहली बात ये समझनी है कि न्यूमेरिकली इक्वल हो सकते हैं बट ऐसा कभी नहीं होगा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और मीडियम दोनों सेम हो। क्यों? क्योंकि जो वेव है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रही है। सो मैं यहाँ पर वेव स्पीड बात करूंगा। वेव स्पीड ये कांस्टेंट भी हो सकती है, ये कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। बट जब मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, मीडियम पार्टिकल तो क्या करने वाले हैं? ऑसिलेशन करने वाले हैं ना। मीडियम पार्टिकल क्या करेंगे? ऑसिलेशन करेंगे। तो अगर वो ऑसिलेशन करेंगे मतलब क्या करेंगे? ऑसिलेशन में भी एसएचएम करेंगे। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ मीडियम पार्टिकल का एसएचएम वाला पार्ट है। अगर वो एसएचएम करेंगे तब वेव की स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, वेरिएबल नहीं रह सकती। तो हमें सिर्फ दो ही पार्ट पढ़ने होते हैं। क्या? हमें ऐसी टाइप की वेव पढ़नी है जिसकी स्पीड क्या रहे? कांस्टेंट। और वो जब कांस्टेंट रहेगी तो मीडियम पार्टिकल क्या करेंगे? एसएचएम करेंगे। तो मीडियम पार्टिकल की खुद की स्पीड क्या होगी? वेलोसिटी वेरिएबल होगी, वेरिएबल होगी। और हमें पता है कि एसएचएम में वेलोसिटी वगैरह कैसे होती है, वो काम बन जाएगा आपको। तो मतलब मीडियम पार्टिकल के बारे में सोचना बहुत टफ नहीं है। हमें अगर पता हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल, सो वो जो इक्वेशन होती है वो किसकी इक्वेशन है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम ही तो है ना।
ये जो y की इक्वेशन है किसकी इक्वेशन है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम की ही है। सो y इज इक्वल टू क्या है? a साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी। क्लियर? अब ये बताओ कि हमें यहाँ से मीडियम के पार्टिकल की स्पीड निकालनी है, वेव स्पीड नहीं निकालनी। अगर वेव स्पीड निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? ओमेगा बाई के। ओमेगा बाई के। ठीक है। अच्छा, तो अभी पॉइंट यहाँ पर ये है, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि क्यों ये kx वाला फॉर्मेट यूज होता है। kx वाला फॉर्मेट यूज होता है। kx वाला फॉर्मेट कब यूज होता है? जब हमें किसी वेव को क्या करना होता है? ड्रॉ करना होता है। ठीक है। लेकिन जब हमें क्या निकालना है? पार्टिकल वगैरह के बारे में निकालना है, मतलब एक वेव है, हमें उससे निकालना है कि वेव की स्पीड क्या होगी, पार्टिकल की क्या स्पीड होगी। तो क्या लगता है, अगर मुझे y की इक्वेशन पता है और मुझे जिसकी ये इक्वेशन है उसकी स्पीड निकालना है, तो उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे अगर इक्वेशन दी है तो? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करेंगे। अब प्रॉब्लम कि यार यहाँ पे तो दो फंक्शन है, टाइम है और x है, कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए हमें? अलग अलग। ओके, अलग अलग मतलब अभी साइन मैंने के बताया था। प्लस माइनस साइन ओमेगा टी। नहीं, मैंने अभी बताया था ना कि अगर दो फंक्शन दिए होते हैं तो हम कौन से टाइप का डिफरेंशिएशन करते हैं? partially. पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है। सो ये चीज समझना है आपको। नंबर 2 कि पहले तो हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। नंबर 2 कि जब हम इसको वेलोसिटी वगैरह लिखते हैं तो हम एसएचएम की इक्वेशन में इसे कन्वर्ट करते हैं, उस पे डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं। तो इसकी जो एक्चुअल इक्वेशन रहती है वो क्या रहती है? ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ठीक है। ड्रॉ करने के लिए हम के एक्स वाले टर्म को पहले लेके आते हैं। तो ये चीज मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दी कि अगर इक्वेशन देखेंगे तो उसे ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं, और अगर हमें ये देखना है तो उसको प्रॉपर देखेंगे ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स के फॉर्मेट में। अब समझे कि हमें पहले पिक करना पड़ेगा, अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करके उसको समझना है कि पार्टिकल या वेव कहाँ जा रहे हैं, तो हमें एक सिचुएशन पिक कर लेनी चाहिए कि लेट्स से हम कौन सी वाली वेव देख रहे हैं जो राइट साइड पे मूव हो रही है। तो हम बात कर लेते हैं वेव मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मान लेते हैं कि वेव टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव हो रही है और उसकी क्वेश्चन क्या है? ये y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ये है। तो अगर हमें पार्टिकल का चाहिए तो हमें इसका क्या करना चाहिए? पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम करके अगर देखा तो क्या बाहर आ जाएगा? ए साइन क्या बन जाएगा? कॉस ओमेगा टी माइनस के, और यहाँ पर वापस से टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा ना, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि बाद वाले को क्या कंसिडर करेंगे? जीरो। Constant. जीरो। कांस्टेंट हट जाएगा, सिर्फ ओमेगा बाहर आ जाएगा इसका मतलब। तो ये आ गया ओमेगा बाहर। अगर मैं इसी का डिफरेंशिएशन क्या करूं? विद रेस्पेक्ट टू एक्स करूं, तो फिर क्या आएगा? ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और अब क्या करेंगे? के बाहर आएगा। ए के बाहर आ बाहर. जाएगा। सो यहाँ पर माइनस के बाहर आ गया। ठीक है। सो अब अगर हम इन दोनों में रिलेशन देखें तो स्पीड ऑफ वेव क्या होती है? स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव ये क्या होती है? v की वैल्यू ओमेगा बाई के। Omega by. ओमेगा बाई के। तो मतलब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना चाहिए? डिवाइड। Divide. ओके, सो देन इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। अगर हमने ऐसा किया तो dy बाई डी टी क्या आ जाएगा? दो y बाई दो टी अपॉन दो y बाई दो एक्स, और ये क्या आ जाएगा?
इधर पे माइनस ओमेगा बाई के, और ओमेगा बाई के को क्या लिख सकते हैं, वेव स्पीड। सो इसका मतलब डो वाई बाई डो टी, ये फंक्शन आएगा माइनस v इंटू डो वाई बाई डो एक्स। और अब देखें थोड़ी सी काम की बात कि ये एक बहुत ही बढ़िया रिलेशन आ जाता है। इन चीजों को हमें समझना है कि ये क्या क्या दी हुई हैं। इनडायरेक्टली ये जो डो वाई बाई डो टी लिखा हुआ है, ये क्या है, ये क्या है, स्पीड स्पीड किनकी है, स्पीड ऑफ पार्टिकल पार्टिकल्स। पार्टिकल्स, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। क्लियर। और ये v क्या है, वेव वेव। और ये चीज क्या है, displacement of particles. नहीं, dy बाई डी एक्स, स्लोप। स्लोप, बट किस कर्व का, y और x का। तो यार y और x का ऐसे कर्व बना ही नहीं सकते ना, अगर हम देखें, क्यों, क्योंकि t प्रॉब्लम करता है। तो हम जो भी कर्व बनाते हैं वो क्या होता है, एट गिवन टाइम t होता है, मतलब वहां पर t वेरिएबल नहीं कंसिडर करते। तो एक चीज जो मैंने प्रीवियसली बताई थी कि वेव में आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, आप y वर्सेस t भी मान सकते हो या फिर y वर्सेस x भी ड्रॉ कर सकते हो। जब मैंने फेज समझाया था, मैंने क्या बताया था कि जब हमें t चाहिए तो हम क्या मान लेते हैं, किसी एक पार्टिकल को देख रहे हैं, तो कोई एक पार्टिकल तो क्या करेगा, एसएचएम ही करेगा, मतलब t0 पर यहाँ पर होगा, फिर कहीं पर होगा, कहीं पर होगा, डिफरेंट पर एसएचएम करेगा। मान लेते हैं t0 पर वो ऑलरेडी 90 डिग्री पर था, तो फिर वो इस टाइप की एसएचएम करेगा। तो ये पार्टिकल का ग्राफ है, y वर्सेस t किसका ग्राफ है, पार्टिकल का। क्यों, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया है एट एनी लोकेशन x जो मोशन हो रही है उसका ग्राफ बनाओ, तो वो तो एसएचएम हो रही होगी ना। तो इसलिए वेव में हम ये कर्व नहीं बनाते हैं। समझ आया क्या, वेव में y वर्सेस t क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या फिक्स कर दिया, x। और अगर आपने एक लोकेशन फिक्स कर दी तो पार्टिकल क्या कर रहा है, सिर्फ एसएचएम कर रहा है। तो ये ग्राफ तो सिर्फ बस एसएचएम का आ जाएगा, तो ये नहीं है, इसलिए y वर्सेस t नहीं बनाते हैं। तो इसलिए अगर हम बात करें तो y वर्सेस x बनाते हैं, जो कि होता है एट गिवन टाइम। एट गिवन टाइम मतलब ये पूरे मीडियम के पार्टिकल का मोशन बता रहा है कि इस समय इसके पार्टिकल ऐसे दिख रहे हैं, थोड़ा सा आपने टाइम बढ़ाया तो पार्टिकल कुछ ऐसे दिखने लग गए, थोड़ा और टाइम बढ़ाया तो मतलब और रैंडम कुछ हो गए। समझ आया, ये ग्राफ ईच सेकेंड वेरी करेगा। क्लियर, पॉइंट समझ आया। हाँ, तो ये जो डी डो वाई बाई डी डो एक्स होगा, ये इसी ग्राफ का एट एनी टाइम टी पर ये क्या होगा, उस ग्राफ का स्लोप। स्लोप। ओके, तो इसका मतलब अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, देखना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वीपी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव इनटू वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। अब देखना इसका यूज क्या है, इसका यूज देखना, ये एक बहुत ही बढ़िया कॉमन सेंस को ब्रेक करता है। ये क्या कॉमन सेंस को, चलो एट एनी गिवन टाइम मैंने दे दिया आपको कि ये वेव है, समझना, ये वेव मैंने आपको दी, ये वेव है। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ, कुछ पार्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो चले कुछ पार्टिकल देख लेते हैं, पार्टिकल नंबर ए, पार्टिकल नंबर बी, पार्टिकल नंबर सी, पार्टिकल नंबर डी। चलो आप लोग कॉमन सेंस से बताओ, एसएचएम हो रहा होगा यहाँ पर पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम। तो बताओ कौन सा पार्टिकल ऊपर जाने वाला है, कौन सा नीचे जाने वाला है, बताओ चलो देख के, ए पार्टिकल ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है, नीचे आने वाला है। नीचे आने वाला है। तो ए की वेलोसिटी क्या हो गई, डाउनवर्ड। बी कहाँ जाने वाला है, ऊपर बी कहाँ जाने वाला है,
भाई सही गलत कुछ नहीं है, बता दो। ऊपर। ऊपर जा रहा है, चलो सी कहाँ जाने वाला है? नीचे। ठीक है, सो बेसिकली यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको सोचना पड़ गया मतलब समझ जाओ कि हाँ कंफ्यूजन है, आप ऊपर नीचे बस कुछ बोल रहे हैं। जनरली देखने में परसेप्शन क्या बनता है, ऐसा लगता है कि ये वेव अब एसएचएम कर रही है ना, तो पार्टिकल ऐसे ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। तो ऐसा लग रहा है ना कि ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो ये दोनों कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। या तो फिर ये दोनों कहाँ आएंगे? नीचे। तो ये ऑलरेडी किसी पोजीशन पर है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक, तो उन कॉन्सेप्ट को मैच करने के लिए बेस्ट दो वेज हैं, एक तो इस फॉर्मूले को देखो और एक है लॉजिकल वेव। ठीक है, तो अगर मैं कंसिडर करूं कि वेव किस तरफ मूव हो रही है, पहले वो जज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेव किस तरफ मूव हो रही है। सो मैं बात करता हूं, इफ वेव इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं किस लिए? वेव इज मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सपोज वेव मूव हो रही है पॉजिटिव, सो आफ्टर फ्यू मिली सेकेंड्स आपको क्या लग रहा है कि वेव कैसी दिखेगी? अगर आफ्टर फ्यू सेकेंड्स आप देखें, अगर वेरी फ्यू सेकेंड्स के बाद अगर देखें तो वेव कुछ ऐसी दिखेगी ना? बता दो यार किसी को अगर इसमें डाउट आए कि हाँ सर ऐसी नहीं दिखेगी, बताओ क्लियर है या नहीं? यार बताएं, ये क्लियर है कि नहीं? कि अगर वेव पॉजिटिव में जा रही है तो इसका मतलब थोड़े टाइम बाद, मतलब बिल्कुल थोड़े टाइम बाद वेव ऐसे दिखेगी। तो आपको ये ड्रॉ करके समझ जाना है कि कौन सा पार्टिकल कहाँ जा रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, सो देखना, पार्टिकल नंबर ए, ये है पार्टिकल बी, ये है पार्टिकल सी और ये है पार्टिकल डी। देखो पार्टिकल ए किस तरफ आया? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। पार्टिकल बी किधर गया? अपवर्ड। अपवर्ड। पार्टिकल सी किधर गया? अपवर्ड। अरे डाउन कहाँ? अपवर्ड। पार्टिकल डी किधर गया? डाउनवर्ड। तो ये समझ आया क्या कि दीज आर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सो ये आप मूव करके देख सकते हैं। सो ये मैं बोल रहा हूं, ये हुआ इनिशियल, ये हुआ ग्राफ इनिशियल, और ये आफ्टर स्मॉल टाइम डेल्टा टी। थोड़े टाइम बाद हमने देखा, तो हमने देखा कि पार्टिकल सारे कहाँ गए हैं। तो मतलब इनिशियली हम देख के बता सकते हैं ना कि पार्टिकल कहाँ जाने वाले हैं। तो हम बता सकते हैं कि वी ए किधर है? अप। वी बी किधर है? सॉरी, वी ए किधर है? डाउन। वी बी किधर है? अप। बी सी किधर है? अप। और वी डी किधर है? डाउन। तो ये 4 सेगमेंट आपको माइंड में रखने हैं कि आप कैसे देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सारे क्वाड्रेंट सबको समझ आ गए? अच्छा, अब इसका मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव देख लो। ये क्वाड्रेंट पहले समझ आए कि नहीं? मैंने 4 पार्टिकल 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट पे पिक किए हैं। डन? Yes, sir. ओके, फ्रॉम फॉर्मूला देख लेते हैं। सो यूजिंग फॉर्मूला, चले फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो फॉर्मूले से डायरेक्ट अगर देखें तो फॉर्मूला किस चीज के बारे में बताएगा? हमें हर क्वाड्रेंट के स्लोप के बारे में। डन? चले फर्स्ट पार्ट पे बताए, यहाँ पर स्लोप कैसा होगा? ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हुआ सेकंड, ये हुआ थर्ड, ये हुआ फोर्थ। चलो बताओ फर्स्ट पे स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। सबको दिखा स्लोप है पॉजिटिव। अच्छा, सेकंड में
नेगेटिव, नेगेटिव, स्लोप है नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, नेगेटिव। हाँ, जिन लोग को अभी समझ नहीं आ रहा तो स्लोप मतलब ये होता है कि ये ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर ये टेंजेंट 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रही है मतलब नीचे की तरफ एंगल कंसिडर करते हैं, तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट पे स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव। फोर्थ में हो गया स्लोप पॉजिटिव। अब वेव की स्पीड कैसी है? वेव स्पीड किस तरफ है? पॉजिटिव। क्यों? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। क्लियर? याद है ना, कल बताया था पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो प्लस लो या माइनस लो। तो हाँ, भाई सर। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती है? इट इज नेगेटिव ऑफ v इंटू स्लोप। सर v तो पॉजिटिव है, खत्म। स्लोप का अपोजिट आंसर आने वाला है। क्लियर? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में vp क्या होगा? यस, नेगेटिव, vp आएगा नेगेटिव। सो vp आएगा नेगेटिव मतलब डाउन। समझ गया ना फिर इसका मतलब आइडिया आप? सेकंड में क्या आएगा? पॉजिटिव, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ। सेकंड में देखे तो vp स्लोप नेगेटिव है और बाहर एक नेगेटिव है, टोटल क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो आंसर आएगा आप। थर्ड में vp सेम पॉजिटिव अप, और फोर्थ में वापस से डाउन। तो यार बताओ दोनों चीजें समझ आई या नहीं? दोनों मेथड समझ आए अच्छे से? तो सर वो अप डाउन मोशन है ना पार्टिकल की। हाँ, पार्टिकल का मोशन एट इन अ गिवन वेव। अब नेक्स्ट पार्टिकल कहाँ जाने वाला है? तो पार्टिकल आगे पीछे थोड़े ना जाने वाला है, पार्टिकल तो अप एंड डाउन क्या करने वाला है? एसएचएम। तो वो देख के बताना है कि यार यहाँ का पार्टिकल अभी किस तरफ एसएचएम करने वाला है। ये क्लियर है? ये कंफर्म है कि हर पार्टिकल पूरे फुल एम्पलीट्यूड की एसएचएम करता है, बट आप देख के कैसे बताओगे कि कौन सा पार्टिकल कहाँ जाने वाला है? तो मान लो कोई यहाँ पर है और वो भी यहाँ पर है, दोनों का फेज कितना है? 60 डिग्री है, बट इधर वाला पार्टिकल अभी जस्ट नीचे आने वाला है जबकि इधर वाला पार्टिकल अभी ऊपर जाने वाला है। तो इसका मतलब क्या पूछता है? इन दोनों के बीच की फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस। तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, सेम पोर्शन पे है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या है और ये मैक्स पोजीशन है। बाकी आप समझ गए कि कैसे एंगल निकालते हैं। ठीक है, बट इस चैप्टर में जरूरत नहीं पड़ती। इस चैप्टर में हम डिस्टेंस के थ्रू निकाल लेते हैं कि फेज कितना आएगा डिफरेंस। ठीक है ना? सो वेव में हमें जरूरत नहीं पड़ती पूरा इतना आगे सॉल्व करने की, हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो पहले बता, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल समझ आ गई कि नहीं यार? हाँ सर। हाँ, अब याद है मैंने एक रिलेशन बताया था कि वेव ऑलवेज फॉलोज दैट रिलेशन। सो वो रिलेशन यहाँ पे प्रूव हो जाता है। क्या? मैंने जस्ट अभी बात किया कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव ऑफ v इनटू स्लोप। ठीक, तो फिर से एक बार अगर हम डिफरेंशिएट कर ले अपने इक्वेशन को, एक बार हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएट किया, एक बार और डिफरेंशिएट कर ले, वेयर vp मतलब क्या है? इट इज डो y बाई डो t, और वो कितना आया था? याद है एक बार डिफरेंशिएट किया था तो क्या था? ओमेगा a साइन ओमेगा t माइनस kx। सो इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डबल डिफरेंशिएशन से ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t माइनस kx। डन। इसे मान लेते हैं अब हम फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, वेयर स्लोप क्या था? स्लोप मतलब था dy बाई dx, और dy बाई dx मतलब क्या आया था? माइनस के ए कॉस, अच्छा सॉरी ये कॉस आ गया था ना यहाँ पर। हाँ, कॉस का डिफरेंशिएशन किया हमने, वापस से साइन आ गया था। फिर यहाँ पर था a कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स। अभी
फिर से इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। इट इज जस्ट टू प्रूव, इसका कुछ काम नहीं है ज्यादा। सो माइनस फिर से क्या आ जाएगा बाहर, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन। क्लियर? सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस का क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और फिर से एक माइनस के एक्स आएगा तो इसे क्या कर देगा, पॉजिटिव। समझ आया? सर हाँ, फर्स्ट इक्वेशन में माइनस, अच्छा हाँ, फर्स्ट में कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन आएगा, ठीक है। सेकंड में क्या हुआ, फिर से माइनस आ गया, ठीक है। सेकंड में एक और माइनस आ गया, आना भी चाहिए इसे, रीजन आपको अभी दिख जाएगा, के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पर भी एक क्या आ गया, माइनस आ गया। क्यों? अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, देन इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर क्या रिलेशन आ जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन में ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, जो कि किसके जैसा होगा, स्पीड के जैसा होगा। तो यहाँ से फाइनल रिलेशन आ जाता है कि अपना दैट डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज v स्क्वायर टाइम्स डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो यहाँ से वो रिलेशन आता है कि कोई भी टाइप का वेव है ये इक्वेशन फॉलो ही करता है। ठीक, बाय द वे इसे ज्यादा कुछ ऐसे ये सॉल्विंग में इतना कुछ काम नहीं है, बट मेन पॉइंट था कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आपको माइंड में रखना है। अब हमने इसे क्यों लिखा है, रीजन क्या है इसको लिखने का, बताओ यार ये क्या चीज है, अगर मैं नोटिस करूँ तो ये क्या है एग्जैक्टली? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। यस। सो ये इसलिए मैंने यहाँ पर प्रूव कराया क्योंकि इनडायरेक्टली ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, सो ये बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक्सेलरेशन तो यहाँ पर भी आ गया था, और ये क्या था उसका, डिस्प्लेसमेंट। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन के दो तरीके से फॉर्मूले बनेंगे। पहला बनेगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल रेगुलर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, डन। ये तो होल्ड करेगा ही ना, क्योंकि वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, एसएचएम ही कर रहा है ना। ठीक है, और ये एक एक्स्ट्रा रिलेशन होल्ड करेगा अगर आपको स्लोप के टर्म्स में एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल चाहिए। सो इट विल बी v स्क्वायर स्लोप ऑफ स्लोप। क्लियर है ना यार? सो दो चीजें यूजुअली इस इक्वेशन का यूज कभी नहीं होता, इस इक्वेशन का ऐसा कुछ यूज नहीं होता है। अगर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल यूज होता है तो इसी तरीके से यहाँ पर यूज हो जाता है वो। ओके, तो बताया एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल और ये दोनों चीजें समझ आई कि नहीं? हाँ सर। हाँ, चलिए ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा देख लेते हैं चीजें कि यार इनका यूज कैसे करना है। ठीक है, एक सेकेंड, चले। तो सपोज मैंने कि ये ग्राफ बना दिया आपको, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सपोज मैंने ये वेव बना दी और क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसकी इस तरफ स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है कितनी, 20 मान लेते हैं, और मान लेते हैं ये एंगल कुछ आपको स्लोप गिवन है एट दिस इंस्टेंट, ये मान लेते हैं 60 डिग्री है, इसे √3 मान लेते हैं, चलो 20 √3। ठीक, तो पहली चीज है, अगर मैं ये आपको एक रैंडम डेटा दिया हुआ है तो इससे सबसे पहले आप क्या फाइंड कर सकते हो कि ये पार्टिकल किस तरफ जा रहा है, और वेव की स्पीड वगैरह भी आप यहाँ से बता सकते हो।
ठीक है। सो देखें, अगर ये क्वेश्चन गिवन है तो सबसे पहले बताओ कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही होगी। बताओ, डायरेक्शन ऑफ वेव बताना है हमें। दो चीजें बतानी है। नंबर 1 क्या, डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव किस Backward. तरफ जा रही है। Backward. नंबर 2 बताना है स्पीड ऑफ वेव। सो मुझे लगता है सबको क्लियर समझ आ गया कि ये वेव कहाँ जा रही है, Backward. कैसे पता चला, कैसे कर सकते हैं इसे सॉल्व। तो बहुत ही सिंपल आइडिया है, क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती है, माइनस v इंटू स्लोप। क्लियर। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किस डायरेक्शन में, Upward. पॉजिटिव। नहीं, हाँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जा कहाँ रही है, Positive. पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अप जा रहा है। ठीक। स्लोप कैसा है, Positive. पॉजिटिव। Positive. यार अगर स्लोप पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कब आएगा, जब ये क्या हो, Negative. हो. नेगेटिव हो। समझ आया ना कि कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। बाकी आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं ये लॉजिक से। ये सेगमेंट याद रखो, अगर वेव आगे जा रही होती है तो क्या आंसर आता है, ये नीचे जा रहे होते हैं, ये सब ऊपर जा रहे होते हैं, और ये वाला नीचे जा रहा होता है। क्लियर ना। तो अगर वेव पीछे की तरफ जाएगी तो जस्ट उल्टा आंसर आएगा। ये लिख दूं क्या, दोनों लर्न करने के लिए, या आप इस तरीके से मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन कर लेंगे, बताएं। यार बताएं, ये समझा कि नहीं। ये लिख दें यार, ये लर्न रहेगा आपको, दोनों केसेस। हाँ सर. कुछ जल्दी बोल दिया करो यार तुम लोग। अगर वेव ऐसे दी है और वेव किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है वेव, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा। और अगर ये सेगमेंट आपको पता है और वेव नेगेटिव एक्स की तरफ जा रही है, तो पार्टिकल्स की स्पीड क्या होगी। तो देखें, ये जो सेगमेंट्स अगर हम देखें उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। यहाँ वाले सारे पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, डाउनवर्ड, जबकि यहाँ वाले सारे पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, अपवर्ड, और इसके साइड वाले पार्टिकल जा रहे हैं डाउनवर्ड। क्लियर कि नहीं। सेम चीज ऑल 4 क्वाड्रेंट से, इसे याद रखना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसमें उल्टा हो जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब अब ये वाले पार्टिकल ऊपर जा रहे होंगे। क्लियर। और ये पूरा सेगमेंट आ रहा होगा नीचे। ठीक है, ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, स्पीड ऑफ वेव। तो सारी चीजें दी है, यहाँ से स्पीड ऑफ वेव निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या था, स्पीड ऑफ वेव। सो vp इज इक्वल टू क्या है, माइनस v इंटू स्लोप ना। तो vp कितना है, 20√3 माइनस v, और स्लोप कितना है 10 60 डिग्री। सो v कितना आ गया, -20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। यार बताओ, कोई डाउट क्या। No, sir. ओके। सो इस तरीके से बहुत सारे इक्वेशंस आएंगे, आप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली निकाल सकते हो, या तो आप डिफरेंशिएट करके हैबिट डाल लो, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना समझ जाओ। सिर्फ काम की बात क्या है, एसएचएम जैसा ही आंसर आएगा आपको। ठीक है। सो इसका मतलब ये है
कि यहाँ पर जो हमने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाला, ये नेगेटिव ऑफ स्लोप, ये बिल्कुल एसएचएम के जैसा ही आंसर आता है। ये यहाँ पर कॉस का फंक्शन आता है, तो चाहिए तो आप इन फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। मतलब कभी कभी दे देता है कि वो a/2 पर पहुंच गया है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो एसएचएम में जैसे निकालते थे क्या था, v का फॉर्मूला ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x यूज नहीं करेंगे क्योंकि x तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, x तो यहाँ पे चीज ही नहीं है, वो यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वाई। तो लिखने की जरूरत है, समझ गए ये कि जरूरत पड़ेगी कि वो a/2 पर कब पहुंचेगा, तो समझ गए वेलोसिटी मैक्सिमम मिनिमा, ये सब समझ गए, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। ये क्लियर है ना, मैक्सिमम मिनिमा हाँ, सर। वगैरह लिखने की। हाँ, सो दो चीजें एकदम माइंड में रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है दो चीजों का। कौन सी है वो दो चीज, कि यार वेव स्पीड अलग होती है और पार्टिकल स्पीड अलग होती है। पार्टिकल स्पीड एसएचएम होती है, वेव स्पीड बहुत ही सिंपल होती है कि अगर ये वेव मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आगे 10 किलोमीटर पहुंच गई है ये 30 सेकंड में, तो मतलब सिंपल सी ये क्या दी है, वेव स्पीड दी है। क्लियर? सर ओके, अब हम बात करेंगे किसकी फिर, अगर हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हो गया तो हम बात करेंगे किनकी, एनर्जी ऑफ मीडियम। वो जो मीडियम है उनके पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जी पूछी जाती है। तो यार ये जो एनर्जी होती है मीडियम की, ये उसकी इंडिविजुअल एनर्जी नहीं पूछी जाती। मतलब कभी भी वेव में देखना कि मैंने सबसे पहले लिखा कि एनर्जी ऑफ मीडियम, तो मीडियम की इंडिविजुअल एनर्जी ऐसे कभी नहीं पूछी जाती। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं कि लेट से मैंने ये वेव बना दी, अब मैंने पूछा बताओ यार यहाँ वाले पार्टिकल के पास एनर्जी क्या होगी, या यहाँ वाले पार्टिकल के पास, किसके पास काइनेटिक ज्यादा होगी, किसके पास काइनेटिक ज्यादा होगी, यार एक कॉमन सेंस है। नीचे वाले के पास। हाँ, 3 पार्टिकल दे दिए, बताओ ये कहाँ पर है अपने, मीन पे मैक्सिमम होगी, ये कहाँ पर है, मैक्स पोजीशन पे, मैक्स पे होगी। तो भाई वी कहाँ पर मैक्स होता है, मीन पे। Mean position. और ये कहाँ पर होगा, टॉप पर, वी मिनिमम होगा। 0. 0। हाँ, मतलब मिनिमम मान लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्स। मैक्स होगी। कोई डाउट क्या इसमें? नहीं सर। और ये गलत है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है, कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा ये एनर्जी कॉन्सेप्ट, कहीं नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे बुक्स में। बुक्स में कभी भी थ्योरेटिकल पार्ट नहीं रहता है कि क्या एनर्जी एग्जैक्टली हो रहा है वेव में, हम जो सोच रहे हैं वैसा क्यों नहीं हो रहा है। तो पहली बात करें कि हम यहाँ पर किसकी एनर्जी देख रहे हैं, हम किसकी एनर्जी पार्टिकल। देख रहे हैं, हाँ, बट हमसे वेव की एनर्जी पूछता है। तो वेव की जो एनर्जी होती है ना, वेव की एनर्जी एक्चुअली होती है मीडियम की एनर्जी, ना कि उसके पार्टिकल की एनर्जी। समझा? तो सबसे पहले हमें मिसकॉन्सेप्शन हटाना पड़ेगा कि दिमाग में कभी भी पार्टिकल के बारे में मत सोचना जब भी वेव में एनर्जी की बात आएगी। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं, क्या लाइन मैंने बोली, हाँ सर। मैंने क्या स्टेटमेंट बोला, जब भी वेव की एनर्जी की बात आएगी तो हम क्या सोचेंगे और क्या नहीं सोचेंगे, पार्टिकल को नहीं देखेंगे, मीडियम नहीं देखेंगे, जैसा कंपेयर मीडियम को देखेंगे। क्योंकि अगर पार्टिकल को देखा तो एकदम उल्टा हो जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो मैं बात करता हूँ, ध्यान देंगे कि हम किस चीज की बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं एनर्जी ट्रांसफर्ड, किसकी बात करते हैं, या एवरेज हमेशा बात करते हैं, एवरेज एनर्जी ट्रांसफर्ड।
एवरेज एनर्जी ट्रांसफर्ड की हम बातें करते हैं हमेशा, वेव में याद रखना। तो मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब भी वेव एनर्जी की बात होती है, वेव एनर्जी की बात होती है, तो क्या वो एनर्जी ऑफ पार्टिकल की बातें कर रहा होता है? जी ऑफ पार्टिकल, बताए क्या वो एनर्जी ऑफ पार्टिकल की बात कर रहा होता है? नहीं। किसकी बात कर रहा होता है वेव एनर्जी? मतलब मीडियम। एनर्जी ऑफ मीडियम, क्योंकि ट्रांसफर क्या होने वाला है? एनर्जी ऑफ मीडियम। अच्छा, मीडियम के पास दोनों चीजें होती हैं। मीडियम के पास क्या होती हैं? दोनों चीजें होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। सो इसके पास पोटेंशियल भी रहेगी और काइनेटिक भी रहेगी। अच्छा, कोई भी मीडियम हो, कोई भी चीज हो, एनर्जी तो दोनों कैरी कर सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैरी करना मतलब उसके किस नेचर को रिप्रेजेंट करता है? इलास्टिक। और याद है मैंने बताया था कि वेव मूव होने के लिए दो चीजें चाहिए, क्या क्या? इलास्टिक और इनर्शियल। अब इनर्शिया क्यों होना चाहिए, मास क्यों होना चाहिए? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी थोड़े ना इलास्टिक नेचर कैरी करेगी। काइनेटिक एनर्जी तो क्या कैरी करेगी? इनर्शिया ना। इनर्शियल मीनिंग मास। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए होगा मीडियम का? मास। ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन समझें, रिप्रेजेंटेशन देखे, यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फॉर्मूले तो आप लोग तुरंत लर्न कर लोगे, फॉर्मूले की कोई दिक्कत ही नहीं है। देखें, अच्छा ये बताओ, ये जो वेव दिख रही है आपको, अब मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ यार। मैंने पहले भी बताया था कि वेव का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है। रियल में वेव इतनी ज्यादा एम्पलीट्यूड से नहीं मूव होती हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये क्या चीज है यहाँ पर? ये उसका क्या है? ये एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। अब जरा ये सोचो यार, मुझे ये बताओ, ये जो ग्रीन कलर है ये एग्जैक्टली है क्या? मतलब ये ग्रीन कलर क्या है वो बताओ। ये वेव किसी मीडियम पे बन रही होगी ना, ऐसे फोटो थोड़े ना खींच लोगे। ये वेव किस में बन रही होगी? किसी मीडियम में बन रही होगी। तो मतलब ये क्या है? एक मीडियम ही है ना। अगर मैं ये वेव ड्रॉ करना चाहता हूँ तो ये जो मैंने ये ब्लैक कलर से ड्रॉ किया, ये क्या है? मीडियम। ये वो मीडियम है जिसपे वेव मूव होने वाली है। तो ये क्या है? मीडियम। ये मीडियम क्या हो सकता है? कुछ भी, रोप, स्ट्रिंग टाइप, कुछ भी रहेगा। बस ये कि अगर मैं गैस या लिक्विड ले लूंगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे। याद है मैंने बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में बताया था कि हम पूरे टाइम पे ऐसा डिस्प्लेसमेंट की ही बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसे देख सकते हैं। अगर मैं यहीं पे प्रेशर समझाने लगूंगा तो फिर आप एकदम मतलब कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि दिखने ही नहीं वाला ना आपको प्रेशर। तो हम क्या करेंगे, अपना आइडिया डिस्प्लेसमेंट तक रखेंगे, फिर बोल देंगे कि ये इक्वेशन कहीं पे भी काम करेगी। आप प्रेशर ले लो, आप एनर्जी ले लो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, आप मैग्नेटिक फील्ड ले लो, कुछ भी मूव करा तो सब वेव की तरह मूव हो सकता है। ओके, ये पॉइंट समझ आया कि नहीं? अच्छा यार, तो ये जो ग्रीन कलर है ये क्या है? मतलब ऐसा कोई डस्ट है? वेव मतलब क्या है? ये ग्रीन कलर से दिख क्या रहा होगा? ये रोप ही ऊपर नीचे हो रही होगी ना। तो ड्यूरिंग द वेव मोशन दिस इज द शेप ऑफ द रोप ना, या शेप ऑफ द मीडियम। क्लियर और नॉट? हाँ सर। यस सर। ओके, सो ये ग्रीन कलर क्या है? ये है मीडियम ड्यूरिंग वेव प्रोपगेशन। इतना समझ आया कि नहीं यार ये? अच्छा, तो इसका मतलब क्या करता हूँ मैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ। देखना है, मैंने एक छोटा सा dx थिकनेस का एलिमेंट लिया। ये क्या है? ये dx थिकनेस का मीडियम है। ये मैंने क्या लिया? एक डेल्टा x थिकनेस का मीडियम लिया। कहां पर? जो कि टॉप पॉइंट पर है। यहां तक कोई डाउट क्या?
अच्छा, सेम थिकनेस का मीडियम मैं ले रहा हूं यहां पर, सेम डेल्टा एक्स। अब बताओ दोनों टाइम पे दोनों सिचुएशन में क्या डिफरेंस दिख रहा है? डेल्टा x1 इज इक्वल टू डेल्टा x2, बट क्या दिख रहा है कि जब वेव प्रोपगेट हो रही है तो डेल्टा एक्स जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो किस में कन्वर्ट हो गया? एक कर्व पे, ये। तो इसे मैं मान लेता हूं क्या? L1। यहां पे ये कर्व कितना हो गया? यहाँ पे ये कर्व कुछ हो गया L2। अब क्या डिफरेंस समझ आया दोनों में? L2 greater than L1। L2 ग्रेटर देन L1 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम ऑब्जर्वेशन हम ये बता सकते हैं, फ्रॉम above graph for any fixed length of medium, fixed length क्या है? डेल्टा x1, L1 is, sorry L2 ना, हाँ, L2 is greater than L1। ये समझ आया कि नहीं? इसका मतलब किसके पास ज्यादा इलास्टिक नेचर आ गया? L1 में, L2 में? L2 में। L2 में। L2 इसका मतलब ये है कि चलो पॉइंट लोकेट कर देते हैं। क्या पॉइंट लोकेट कर देते हैं कि ये मान लेते हैं पॉइंट ए और ये मान लेते हैं पॉइंट बी। ये दिख रहा है ये कलर या कोई डिफरेंट? ठीक है, ये ए है और ये बी। इसका मतलब ये हुआ कि डिफॉर्मेशन एट ए, डिफॉर्मेशन एट बी इज ग्रेटर देन ए। इससे क्या पता चलेगा कि अगर डिफॉर्मेशन ज्यादा है तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी किसके पास ज्यादा है? एट पोजीशन बी wave has higher potential energy। समझ आया या नहीं? हाँ सर। मतलब जिसको थोड़ी देर पहले हम मीन पोजीशन समझ में रहे थे, जहां हमें लग रहा था कि पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल मिनिमम होगी, रियल में वहां पर क्या होता है? पोटेंशियल मैक्स होता है। पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। तो कभी ये क्वेश्चन समझ नहीं आता और मोस्टली बोल देते हैं कि आंसर गलत है। यार आंसर गलत नहीं है, एक्चुअल वेव का सिग्निफिकेंस ही इसी तरीके से डिसाइड होता है कि वहां पर हम मीडियम के बारे में डिफॉर्मेशन वगैरह चेक करते हैं। ऑल्दो एनर्जी कैरियर कौन है? पार्टिकल। एनर्जी कैरियर कौन है? पार्टिकल ही है। तो जब भी हम एनर्जी लिखेंगे वो पार्टिकल टाइप पे ही लिखेंगे, बट मास ऑफ द पार्टिकल यूज करेंगे क्या? नहीं, मीडियम का मास यूज करेंगे, तब हम वहां पर वेव की एनर्जी लिख सकते हैं, क्योंकि वेव की एनर्जी पार्टिकल नहीं मीडियम पे डिपेंड करती है। तो ये कंक्लूजन समझ आया सबको? तो इसका मतलब अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूंगा और फाइनलाइज करता हूं अपने आंसर को, तो यहां पर आप समझ जाएंगे एट दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वेव, एनर्जी ऑफ वेव, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? एनर्जी ऑफ वेव, उसकी बातें कर रहा हूं। तो यहाँ पर एट दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? मिनिमम, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्योंकि स्टूडेंट इसको ऐसे भी फील करते हैं ना, सर ये पार्टिकल तो सबसे ज्यादा दूर है तो पोटेंशियल सबसे ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर पोटेंशियल 0। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना कि इलास्टिक नेचर की बातें होती हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। बता, यहाँ तक कोई डाउट क्या यार?
बताएं, यहां तक कोई डाउट क्या? नो सर। ओके, जस्ट मिनट देखें। सो क्या सिचुएशन हो जी, फिर से देख लेते हैं। हमें क्या देखना होता है, मीडियम पार्टिकल का हमें देखना होता है कि मीडियम कैसे एनर्जी कैरी करेगा। तो हमने देखा कि यार ये थी रोप, और जब आपने ऑसिलेट कराया तो रोप कैसे हो गई, इस तरीके से हो गई। सो इसका मतलब जब आप रोप का थोड़ा सा सेगमेंट लो, तो यहाँ पे जो इतना छोटा सा सेगमेंट था, यहाँ पहुंच के कितना है, लगभग उतना ही है। जबकि यहाँ पे वो जो छोटा सा सेगमेंट है वो अभी कितना हो गया है, इतना ज्यादा डिफॉर्म हो गया है। मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज्यादा है। सिर्फ इतना, डिफॉर्मेशन से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को सोचना है। किससे सोचना है वेव की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? डिफॉर्मेशन से। सो इससे क्लियर हुआ कि यहाँ पर एनर्जी डिफॉर्मेशन की मिनिमम होगी और यहाँ पर डिफॉर्मेशन की एनर्जी मैक्सिमम होगी। यार ये ओके है या नहीं, कोई डाउट इसमें, समझ आया ना? यस सर। अच्छा, ओके, अब बात कर लेते हैं वैल्यूज की कि टोटल एनर्जी क्या होगी। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएगा ना यार, मतलब ओमेगा टी और के एक्स दोनों ही रहता है। तो यूजुअली यहाँ पर आपसे बातें नहीं करता कि वेव की आप इक्वेशन, एनर्जी की इक्वेशन लिखो। यहाँ पे आपसे क्या पूछ लेता है, एवरेज पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? एवरेज। तो हम यहाँ पर जनरली बात करते हैं किसकी, एवरेज, एवरेज टोटल एनर्जी पासिंग, एवरेज टोटल एनर्जी पासिंग इन वन टाइम पीरियड। क्लियर? मतलब एवरेज टोटल एनर्जी पासिंग इन वन टाइम पीरियड और वन ऑसिलेशन, और वन ऑसिलेशन। मतलब क्या होता है, वेव में आपसे इस तरीके से नहीं पूछता कि आपने यहाँ से एनर्जी दी तो बताओ थोड़ी देर में 1 सेकंड में कितनी जाएगी, 2 सेकंड में कितनी जाएगी। नहीं, हमेशा एनर्जी कैसे देखते हैं, एवरेज फॉर्मेट में देखते हैं कि पूरा वन एक ऑसिलेशन में, यानी वन टाइम पीरियड में कितनी एनर्जी पास हो जाएगी। समझ आया ना? हमेशा किस में देखते हैं, वन टाइम पीरियड में। तो एसएचएम में याद है एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, या साइड पे लिख लेते हैं, एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम। बताओ टोटल एनर्जी कितनी वन साइकिल में आती थी एसएचएम में? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। वेरी गुड, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बताओ यहाँ पे हम क्या एम यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं। यहाँ पे तो बात हो रही है किसकी, वेव की बात हो रही है ना। तो इसका मतलब वन ऑसिलेशन मतलब पूरी एक वेव पास होगी ना, ये इसका मतलब हुआ कि फॉर वन ऑसिलेशन और वन टाइम पीरियड कितना सेगमेंट यूज हो जाएगा, इतना सेगमेंट हो जाएगा ना जो एनर्जी पास कराएगा। ये समझ आया कि नहीं? कितना सेगमेंट एनर्जी पास कराएगा, लेमडा, मतलब एनर्जी will pass through a length L is equal to lambda in one time period। कोई डाउट क्या किसी को इसमें? इसीलिए हम बात करते हैं कि हमेशा यहाँ पर एवरेज की बात होती है कि एक वन टाइम पीरियड में ऑन एन एवरेज कितनी एनर्जी ट्रांसफर यहाँ पे हो जाने वाली है। ओके, तो इसका मतलब बताओ यार, एम मतलब किसका एम लेंगे फिर? मीडियम का लेंगे कि एक ऑसिलेशन में मीडियम का कितना मास यूज हो गया। तो मीडियम का कितना मास यूज हो जाएगा, लेमडा जितना। हमें पता है कि इस मीडियम की हमें क्या दी होती है, प्रॉपर्टी क्या दी होती है,
प्रॉपर्टी क्या दी होती है? मास पर यूनिट लेंथ। कितना होता है मास पर यूनिट लेंथ? म्यू जैसा दिया होता है ना, तो इसका मतलब m एक्चुअल में क्या हो जाएगा यहाँ पर? m एक्चुअल में क्या हो जाएगा? म्यू लैम्डा। म्यू इनटू लैम्डा। बताएं समझ आया या नहीं सबको? कोई डाउट क्या है इसमें? सो एनर्जी का फॉर्मूला फॉर द वेव, एवरेज एनर्जी, यहाँ पर टोटल नहीं, हमेशा क्या बात करते हैं अपन? एवरेज एनर्जी। क्या आ जाएगी एवरेज एनर्जी? हाफ m के जगह म्यू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। कोई डाउट इसमें तो बताओ यार। फॉर्मूला याद रहेगा, सिर्फ बहुत ही बेसिक सी बात माइंड में रखनी है, याद हो जाएगा। चलो कोई बताओ क्या बेसिक सी बात याद रखनी है यहाँ पर? m के जगह म्यू लैम्डा आएगा। m की m जगह की जगह म्यू लैम्डा आएगा। क्लियर ना? तो फिर यहाँ पर नई नई चीजें भी पूछी जाती हैं। क्या पूछी जाती है? कि पावर कितना ट्रांसफर हो रहा होगा। मतलब जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो फिर टाइम की भी बातें आएंगी। तो फिर दूसरा यहाँ पर पूछा जाता है क्या? एवरेज पावर डिलीवर्ड, एवरेज पावर डिलीवर्ड इन वन ऑसिलेशन। अच्छा मतलब बताओ यार, पावर कैसे निकालते हैं अगर एनर्जी पता है तो? एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी इनटू टाइम। हाँ एनर्जी अपॉन टाइम। सो पावर क्या हो जाएगा? यूजुअली एनर्जी अपॉन टाइम। बिकॉज हम एवरेज पूछ रहे हैं, अदरवाइज हमें फंक्शन यूज करना पड़ता। पावर क्या होता? डो बाई डो ई बाई डो टी। सो यूजुअली पावर कैसे निकालते? ये निकालते डो ई बाई डो टी से। बट जरूरत नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि हम हमेशा वेव में क्या पूछा जाता है हमसे? वन ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड हम क्या यूज कर सकते हैं इसका मतलब? हाफ म्यू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या यूज करें टाइम पीरियड? टी। टी। तो कुछ समझ आ रहा है कौन सी क्वांटिटी बदल जाने वाली है? लैम्डा अपॉन टी। ये क्या बन जाएगा? v। v। सो इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज पावर डिलीवर्ड किस बात पर डिपेंड करेगी? वेलोसिटी ऑफ। ये क्या है? वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी है ये? v। वेव की। वेव की है भाई। लैम्डा बाई टी किस चीज की प्रॉपर्टी है? वेव की प्रॉपर्टी है। इतना क्या जल्दी भूल जाते हो? चलो ठीक है। सो ये अपन का क्लियर होगा। ये क्या है? वेव स्पीड। सो याद रहेगा यार, ये डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, कुछ भी मतलब और वैसा नहीं रहता कि कॉम्प्लिकेटेड कुछ रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछा जाता है। वेव स्पीड। म्यू क्या है? ये म्यू फिर से लिख देता हूँ। ये क्या है? लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी ऑफ मीडियम। क्लियर? लीनियर डेंसिटी ऑफ मीडियम मतलब मास पर यूनिट लेंथ, केजी पर मीटर। चले बता यार, पावर तक कोई डाउट क्या किसी को? एवरेज पावर है ये ओवर अ साइकिल। डन। ओके। नेक्स्ट टर्म पूछा जाता है, काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट टर्म है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इससे पहले कई बार मैं बता चुका हूँ यार। इंटेंसिटी कोई बताएगा इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होती है? ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ। इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होती है बताएं? अच्छा चलो, किसे याद है कि इंटेंसिटी मैंने किस चैप्टर पे बताया है? क्या भाई, मतलब थोड़ा याद करें, इंटेंसिटी रिलेटेड टर्म किस चैप्टर में बताया है? ग्रेविटेशन। हाँ, ग्रेविटेशन में बताया है। ग्रेविटेशन वाली इंटेंसिटी यार अलग रहता है। एनर्जी इंटेंसिटी वगैरह कहाँ पर बताया है? वो तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड है रहती है, उसका मतलब एनर्जी इंटेंसिटी नहीं। एनर्जी इंटेंसिटी बताया है। चलो रेडिएशन में बताया, याद आया क्या?
भाई कोई तो बोल दो। Yes. किसे याद आया रेडिएशन में मैंने कहाँ पे बताया इंटेंसिटी? आयुष हाँ सर। कुछ याद आया रेडिएशन में इंटेंसिटी कहाँ पे बताया है? बेटा तुम लोग का रिवीजन तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, मुझे लग रहा है। हार्डली 2 मंथ हुआ है रेडिएशन से खाए हुए। रेडिएशन की स्टार्टिंग ही हुई थी किससे? एमिसिव इंटेंसिटी से। किससे? एमिसिव इंटेंसिटी से। अब कुछ याद आया क्या? एमिसिव इंटेंसिटी how it is defined? It is defined as per the heat energy radiated. आगे बताओ एमिसिव इंटेंसिटी कैसे डिफाइन है? हीट एनर्जी रेडिएटेड। बहुत बढ़िया भाई साहब। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। Per कुछ unit. याद आया क्या ऐसा? Yes, sir. हाँ चलो सर। ठीक है यार कोई बात नहीं यार, सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलो अपन देख लेते हैं। सिंपल सा वर्ड लिख देता हूँ। इंटेंसिटी कैसे डिफाइन है? इट इज डिफाइंड एज एनर्जी अभी देखो वहां पर एनर्जी एमिशन की बात हो रही थी, तो रेडिएटेड हम बात कर रहे थे। यहाँ पर ट्रांसफर की बात हो रही है। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके सो यार ये यूनिट एरिया किस चीज का होगा ये बताओ पहले, बताओ। पर यूनिट एरिया, ये यूनिट एरिया किस चीज का होगा? मीडियम। Medium. किस मीडियम का, ठीक है। सो इसे लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्मेट में इनटू डो टी। सो डो ई बाई डो टी रहेगा और पर यूनिट एरिया यूज करेंगे उससे, ठीक। डो ई बाई डो टी को अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं? पावर। सो इनडायरेक्टली इसे लिख सकते हैं पावर पर यूनिट एरिया। इसलिए इंटेंसिटी का जो यूनिट आता है, इसका यूनिट होता है क्या? वैट, और इसका मीटर स्क्वायर। सो यूनिट क्या हो जाता है इसका? हाई का यूनिट, इसका यूनिट Watt क्या हो per जाता है? वैट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो जनरली इंटेंसिटी का यूनिट ये थोड़ा सा ध्यान देना है, बट अपन को ये सब डिस्कस नहीं करना है। हमें किसके लिए डिस्कस करना है? फॉर और इट्स एवरेज वैल्यू फॉर वन ऑसिलेशन। सो एवरेज वैल्यू फॉर वन ऑसिलेशन आई कितना हो जाएगा? आप समझ गए, पावर अपॉन एरिया। तो यार थोड़ा सा याद करो यार, पावर अपॉन एरिया। पावर का फॉर्मूला क्या था? हाफ म्यू वी इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब बताओ अपॉन एरिया करोगे, बताओ किस चीज में एरिया को यूज कर पाओगे? मैंने वापस से ए क्यों नहीं लिखा, समझ आया ना क्यों? हाँ बताओ। म्यू। म्यू, म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। और एरिया के साथ अगर मैं लेगा तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम। मतलब ये तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? density. डेंसिटी। समझ आया ना? सो वेयर वेयर म्यू क्या होता है? म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। देन अगर हम बात करें तो म्यू बाई एरिया क्या बन जाएगा? मास ओवर वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी। सो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसका मतलब हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये आ गई क्या इंटेंसिटी? बताओ यार कोई डाउट क्या? इंटेंसिटी ये एवरेज इंटेंसिटी है।
क्लियर या नहीं बताएं? ओके और चाहिए तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मतलब ओमेगा को कई बार थोड़ा सा एफ में लिख देते हैं। सो चाहिए तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं वेयर ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ। तो कई बार इस तरीके से भी यूज हो जाता है। आई एवरेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा को 2 पाई एफ स्क्वायर करेंगे तो एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा 2 पाई स्क्वायर रो वी एफ स्क्वायर ए स्क्वायर। फॉर्मूला ऐसा देखने में बड़ा सा और अजीब सा लग रहा है, वैसा कुछ है नहीं। सिर्फ ये क्या है, फिर से रिकॉल कराता हूँ, समझना क्या है ये, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये याद है एसएचएम की एनर्जी? यस सर। हाँ, अगर मुझे वेव में चाहिए तो मुझे एक फुल ऑसिलेशन का मास चाहिए, तो वो हो जाएगा म्यू इनटू लेमडा। तो ये हो गई एनर्जी, अपॉन टाइम कर दोगे तो बनेगा पावर। तो लेमडा बाई टी क्या बन जाता है, वी। तो ये बन गया वी। अब एनर्जी पर यूनिट टाइम बन गया है पावर। अब पावर बाई एरिया ये बन जाता है क्या, इंटेंसिटी। सो म्यू बाई ये क्या बन गया, रो। ठीक, उसमें से ओमेगा को 2 पाई एफ लिख दिया, तो एक 2 कैंसिल हुआ, एक 2 रह जाएगा, बच जाएगा। इस टाइप का फॉर्मूला, समझा ना? ये समझ आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. सो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि अगर मैं बात करूं फॉर एनी गिवन वेव, एक ही वेव है फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, क्या फ्रॉम सिंगल सोर्स, क्या चीज कांस्टेंट रहेगी उसकी, एक सिंगल सोर्स से वेव आ रही है तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी एफ, ये क्या रहेगा कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सारी चीजें तो मोस्टली किस पर डिपेंड करेंगी, एम्पलीट्यूड पर। इसलिए याद है मैंने बताया था कि एक वेव आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, लेकिन लास्ट में मैंने वेव यहाँ पे स्मॉल बनाया, तो मैंने क्या चीज स्मॉल कर दिया, फ्रीक्वेंसी नहीं बदली है, क्या स्मॉल किया, एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी, पावर, इंटेंसिटी सब लोग किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब अगर एक स्पेसिफिक वेव है तो अगर एनर्जी कम हो रही है मतलब क्या कम हो रहा है उसका, ये पॉइंट याद रहेगा कि अगर किसी एक वेव की एनर्जी इंटेंसिटी ये कुछ कम हो रही है, इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, कोई डाउट क्या इसमें बताएं? नो सर। ओके, ठीक है। सो ये पॉइंट था कि किस तरीके से इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड वगैरह इन पे डिपेंड करती है। अच्छा, अगर हम ये मान लें कि एम्पलीट्यूड और ये सब सेम है तो भी पावर डिक्रीज होती जाती है। ठीक, सो इसे हम बोलते हैं क्या, इंटेंसिटी वेरिएशन। मतलब सोचो यहाँ पर एक सोर्स है, उसकी पावर क्या है, कांस्टेंट, और आप यहाँ पर खड़े हो, पावर मतलब कुछ भी समझ सकते हैं, म्यूजिक समझ सकते हैं, स्पीकर ले देख लो, ये क्या है, एक स्पीकर। आप यहाँ पर खड़े हो और एक पर्सन आपसे डबल डिस्टेंस पे है, तो दोनों में जो इंटेंसिटी फील होगी साउंड की वो क्या होगी, तो यार ये जो सोर्स है ये तो ऑल ओवर निकाल रहा होगा ना साउंड, तो यहाँ पर आने वाली इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, पावर ओवर 4 पाई आर स्क्वायर। जबकि इसको मिलने वाली इंटेंसिटी कितनी होगी, आई अपॉन आई इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई, और आर कितना हो गया 2r। तो इसका मतलब अगर ये आई नॉट रिसीव कर रहा है तो ये कितनी करेगा, आई नॉट बाई 4। तो इसका मतलब ये कि इंटेंसिटी आर स्क्वायर के वजह से डिक्रीज होती जाती है तेजी से। तो इस आर स्क्वायर का ऊपर वाले इससे कोई रिलेशन नहीं है। आप सोचे कि यहाँ पर सर मीडियम का एरिया यूज किया, ये मीडियम की इंटेंसिटी बता रहे हैं,
ये हम बता रहे हैं कि अगर इंटेंसिटी डिस्पर्स हो रही है मीडियम में, रैंडम मीडियम पे डिस्पर्स हो रही है, तो ऑल डायरेक्शन में डिस्पर्स होगी और किस फॉर्मेट में डिक्रीज होगी ये अपन डिसाइड कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह है ये अपन नेक्स्ट क्लास में फॉलो अप कर लेंगे, ठीक है। सो आज काफी लर्निंग वाली चीजें थी, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी स्टार्टिंग में सीखे इंपॉर्टेंट, तो चीजें एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे सब लोग, ठीक है। यस सर। कुछ भी डाउट रहे तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय ऑल ऑफ यू।